चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सन त्सू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में सदियों पहले लिखा था कि इफ यू नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी यू नीड नॉट फियर 100 बैटल्स। यानी कि अगर आप खुद को और अपने दुश्मन को सही से जानते हैं, समझते हैं, उसकी कमजोरियों को, उसकी स्ट्रेंथ से वाकिफ हैं, तो जंगें जीतना आपके लिए मुश्किल नहीं। ट्रंप ने अगर ये सदियों पुराना सन त्सू का ज्ञान पढ़ लिया होता तो आज ईरान को जानने में उनसे इतनी बड़ी गलती ना होती और ना ही वो आज डेस्परेट नजर आते, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते कि कैसे इस जंग से जान छुड़ाएं। जहां यूएस किसी डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है, वहां ईरान फूंक फूंक के कदम उठा रहा है, क्योंकि ईरान को तो मालूम है कि उनके लिए ये आखिरी मौका है, ये सर्वाइवल की, एग्जिस्टेंस की जंग है उनके लिए। और शायद यही एक फैक्ट है जो ट्रंप और उनके साथी रीड नहीं कर सके अपने दुश्मन के बारे में। हर रोज जिस हिसाब से ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ जाहिर हो रही है। एक दिन वो कहते हैं कि हमने अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हासिल कर लिए हैं, हम तो ये जंग जीत चुके हैं। तो दूसरे ही घंटे ईरान को धमकियों से भरा एक पोस्ट आ जाता है, जैसा कि 21 मार्च को ऑन सैटरडे ट्रंप पोस्टेड ऑन हिज ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म दैट वॉशिंगटन वाज वेरी क्लोज टू मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स as we consider winding down our great military efforts in the Middle East with respect to the terrorist regime of Iran. Winding down की वो बात करने लगे। आगे वो कहते हैं the US has blown Iran off the map and insisted that he has met his goals and weeks ahead of schedule. तो उनका कहना था कि he is weeks ahead of his schedule और their leadership is gone, their navy, their air force is dead and they have absolutely no defense and they want to make a deal. और फिर अगले ही घंटे ट्रंप वापस ट्रूथ सोशल पर आते हैं और क्या कहते हैं? विद अ वार्निंग फॉर ईरान वो आते हैं, वो कहते हैं if Iran doesn't fully open without threat the Strait of Hormuz within 48 hours from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various power plants, starting with the biggest one first. इन 40-50 दिनों में ये बात तो साबित हो गई है कि ट्रंप जिस कैलकुलेशन के साथ इस जंग में एंटर हुए थे, वो सब अंदाजे, वो तमाम कैलकुलेशंस उल्टी पड़ गई हैं। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं कालीबाफ ने एक रीसेंट एक्स पोस्ट में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बेशक मिलिटरीली अमेरिका ईरान से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन अमेरिका ने हमारे लोगों को ठीक उसी तरह समझने में गलती कर दी जैसा कि उन्होंने हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, हमारी मिलिट्री डिज़ाइन को समझने में गलती की। हमने एक ऐसी एसिमेट्रिक जंग लड़ी कि दुश्मन को पीछे हटना पड़ गया। अब यहाँ ये सवाल है कि यूएस की असेसमेंट जो है वो ऑन ग्राउंड जो हकीकत है उससे इतनी मुख्तलिफ कैसे हो सकती है, इतना फ़र्क, इतना गैप कैसे हो सकता है? आखिर उनसे ईरान को समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अल जज़ीरा ने अमेरिका की 7 ऐसी गलतियों को पॉइंट आउट किया जिसकी वजह से ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं था जो ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा था। पहली गलती, इस जंग को पिछले साल होने वाली जंग जैसा समझना। यानी कि वॉशिंगटन ने यह अंदाज़ा लगाया था कि 12 जून 2025 को इजराइल की ईरान के साथ जो मुख्तसर जंग हुई थी उसमें जो ईरान का रिस्पॉन्स था वही दोबारा रिपीट होगा। 12 जून 2025 को होने वाली जंग 12 दिन जारी रही और फिर अमेरिका ने आखिर में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने का दावा किया। जवाबन ईरान ने उस जंग में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और कतर की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया। लेकिन इस दफ़ा हालात 12 जून से कई दर्जे मुख्तलिफ थे। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर किसी क्लियर गोल के इस जंग को शुरू किया, बल्कि तेहरान के रिस्पॉन्स को बहुत बड़ा मिसजज भी किया। एक्चुअली फ़र्क ये है कि इस बार अमेरिका इस जंग में पूरी तरह से शामिल है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। इसीलिए ईरान ने भी इसके मुताबिक ही अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट किया। 1 मार्च को एक्स पर पोस्ट करते हुए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, अब्बास अरागची कहते हैं कि वी हैव हैड 2 decades टू स्टडी डिफीट्स ऑफ द यूएस मिलिट्री टू आवर इमीडिएट ईस्ट एंड वेस्ट। वी हैव इनकॉर्पोरेटेड लेसन्स अकॉर्डिंगली। तो मतलब वो पूरी तरह तैयार थे। और ये वो दिन था जब यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और दूसरे सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स को शहीद कर दिया था। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने इस दफ़ा एक एसिमेट्रिक वॉर लड़ने का फैसला किया, यानी
सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल, जीसीसी कंट्रीज को निशाना बनाना, यूएस बेसिस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना और प्रॉक्सीज के जरिए हमले करना, और सबसे अहम था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश। ये ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा कारआमद हथियार था। ट्रंप और उनके साथियों को अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान एक इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ जा रहा है। जैसा कि ट्रंप के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, जब उनसे पूछा गया ऑयल प्राइसेस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि 18 फेब को एक इंटरव्यू दिया जंग से थोड़ा ही टाइम पहले, और उन्होंने कहा कि ऑयल प्राइसेस या एनर्जी मार्केट में डिस्ट्रप्शंस के हवाले से वो बिल्कुल परेशान नहीं है। और ये अंदाज़ा उनका कहना था कि उन्होंने पिछले साल होने वाले लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ऑयल मार्केट्स में एक लिमिटेड उतार चढ़ाव आया था, उसकी बिना पर यह अंदाज़ा लगाया है। उनको लगा इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चंद आवाज़ें थीं ट्रंप के इर्द गिर्द जिन्होंने जंग के कॉन्सिक्वेंसेस से ट्रंप को आगाह किया था। जैसा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 फेब को, यानी जंग से चंद दिन पहले ही, यूएस सिचुएशन रूम के एक इजलास में उनके जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल कीन, उन्होंने ट्रंप को इस खतरे से आगाह किया कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की सलाहियत रखता है, जहां से दुनिया का 1/5 ऑयल एंड गैस गुजरता है। लेकिन ट्रंप ने इस वार्निंग को इग्नोर किया और ये समझा कि ईरान इस हद तक पहुंचने से पहले ही सरेंडर कर देगा तो ये नौबत आएगी ही नहीं। लेकिन हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस जंग में माशी और अस्करी दोनों हिसाब से डिसाइसिव फैक्टर बन गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ही आवाज़ें उठने लगीं कि कैसे ईरान के रिस्पॉन्स को लेकर ट्रंप और उनके साथी इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ट्रंप को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था या वो इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे कि इस जंग से ऑयल प्राइसेस में डिस्ट्रप्शन जो है वो देखी जा सकती है, लेकिन उन्होंने इसको एक शॉर्ट टर्म मसला समझा, इसकी जो सीरियसनेस है उसको समझने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट जो व्हाइट हाउस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा द पर्पसफुल डिस्ट्रप्शन इन द ऑयल मार्केट बाय द इरानियन रिजीम इज शॉर्ट टर्म एंड इट इज नेसेसरी फॉर द लॉन्ग टर्म गेन ऑफ वाइपिंग आउट दीज टेररिस्ट एंड द थ्रेट दे पोज टू अमेरिका एंड द वर्ल्ड। और थोड़े ही दिन में ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर होने लगी। उन्होंने एक फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि ऑयल टैंकर क्रूज शुड शो सम गट्स एंड सेल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। उन्होंने यूरोप को, यूके को, गल्फ ममालिक को, सबको झंझोड़ा कि कोई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने में उनका साथ दे, उनकी मदद करे, लेकिन हमने देखा कोई भी सामने ना आया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है ऑन द डील टेबल। दूसरी बड़ी गलती, यूएस को लगा कि जून 2025 की तरह इस दफ़ा भी ईरान का मेन टारगेट सिर्फ इजराइल होगा, लेकिन ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की और दुनिया को हैरान कर दिया। और सबसे ज़्यादा तो हैरान ट्रंप खुद नजर आए। यूएस के जो वजीर जंग हैं मिस्टर हेक्सेट, उन्होंने चंद दिन बाद ही इस बात का एतराफ़ किया कि ईरान फेरोशियस रिस्पॉन्स against its neighbors caught the Pentagon somewhat off guard। जो उनका सरप्राइज था उसका उन्होंने इजहार किया। इस दफ़ा ईरान का मेन टारगेट गल्फ ममालिक में मौजूद अमरीकी बेसिस थे। उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को वाजे किया कि अगर गल्फ की सरजमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होगी तो ईरान भी इन बेसिस पर हमले करने का हक रखता है। पहले जो 48 आवर्स थे उसके अंदर ही ईरान ने तमाम गल्फ कंट्रीज को, तमाम गल्फ ममालिक को निशाना बनाया। यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत और दूसरे मुल्कों तक यूएई पर सबसे ज़्यादा हमले हुए, जहां सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए। पीट हेक्सेट इसी बारे में जिक्र करते हुए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहते हैं कि आई कांट से दैट वी एंटिसिपेटेड नेसेसरली दैट्स एग्जैक्टली हाउ दे वुड रिएक्ट बट वी न्यू इट वाज अ पॉसिबिलिटी। तो वो अपनी हैरानी का इजहार कर रहे हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली दे वुड रिएक्ट। ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा, और ये पोस्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे अंदाज़ा लगाए कि ईरान की स्ट्रैटेजी क्या थी। उनका कहना था अलॉन्ग साइड मिलिट्री बेसिस दोज फाइनेंशियल एंटिटीज दैट फाइनेंस द यूएस मिलिट्री बजट आर लेजिटिमेट टारगेट्स। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स आर सोक्ड इन Iranians' blood. Purchase them and you purchase a strike on your headquarter and assets. We monitor your portfolios. This is your final notice.
तो सिर्फ बेसेस ही नहीं और दूसरी जगहों को भी अटैक करने का अंदेशा दिया। ये पहली दफ़ा नहीं है कि ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स में गल्फ रीजन में जो यूएस मिलिट्री बेसेस हैं उनको निशाना बनाया। और जब हम पिछले साल की एक लिमिटेड जंग की बात करते हैं तो उस दौरान भी इजराइल के साथ साथ तेहरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक लहर छोड़ी, जिसने अल उदैद एयर बेस जो कि कतर में मौजूद है और जहां यूएस ट्रूप्स मौजूद हैं उनको टारगेट किया। इनमें से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं उनको वैसे तो इंटरसेप्ट कर लिया गया और तबाह कर दिया गया और इसको एक तरह से डाउन प्ले किया गया कि अल उदैद पर जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसके बारे में पहले ही वार्निंग दे दी गई थी, इसलिए इसे ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ एक फेस सेविंग एक्सरसाइज समझा। ईरान की इसी एग्रेसिव जो अप्रोच है उस पर डोनाल्ड ट्रंप का अपना भी ट्वीट है दैट ही वाज शॉक्ड टू सी ईरान अटैकिंग गल्फ कंट्रीज। ईरान के गल्फ ममालिक पर हमलों के पीछे अगर आप स्ट्रैटेजी देखें तो 2 गोल्स हैं जो समझ आते हैं। पहला ये कि गल्फ स्टेट्स को इकोनॉमिकली हिट किया जाए और इस कदर हिट किया जाए कि वो यूएस के साथ अपनी अलायंस पर गौर करें। गोल्डमैन सैच की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो बंदिश है और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हैं उसकी वजह से कतर और कुवैत दोनों का जीडीपी 14% तक गिर सकता है अगर ये जंग अप्रैल के एंड तक जारी रहती है। इसी तरह एक और रिपोर्ट है कैपिटल इकोनॉमिक्स की, उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म तक उनको नुकसान होता है तो रीजन का जो जीडीपी है वो 10% से 15% तक कम हो सकता है। दूसरा मकसद ये है कि ज़्यादा जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हैं उनको बढ़ाना बाय डिस्टरप्टिंग द सप्लाई। हमने देखा कि $68 तक ये प्राइसेस जो हैं वो $100 और $120 तक जो है वो पहुंच गई। ये इजाफा ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो डिस्ट्रप्शन हुई उसकी वजह से हुआ और इसका एक और मकसद ये भी बनता है ईरान के लिए कि एनर्जी फैसिलिटीज़ पे जब वो हमला करते हैं और प्राइसेस डिस्टर्ब होती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए डोमेस्टिक सपोर्ट भी जो है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, जिससे उनकी एक पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है अमेरिका में चेंज हो सकती है। यूएस में पेट्रोल की कीमत बढ़कर एवरेज $3.6 पर गैलन तक पहुंच चुकी है, जो कि 2022 का जो रशिया इन्वेजन था ऑफ यूक्रेन उसके शुरू के दिनों में जो है ये लेवल टच किया गया था। जाहिर है जो ईरान की ये स्ट्रैटेजी थी गल्फ ममालिक को अटैक करने की, उसके पीछे मकसद यही था कि इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जाए और इस कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल जो है वो कर लिया जाए ताकि ट्रंप पे प्रेशर बढ़े, ये गल्फ कंट्रीज प्रेशर डाले टू डी एस्केलेट। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो सालों लगाकर इस रीजन ने एक रेपुटेशन बनाई थी एक सेफ और सिक्योर बिजनेस हब के तौर पर, उसको रिकवर करने में एक अरसा लग जाएगा। तीसरी बड़ी गलती जो ट्रंप ने की वो थी ईरान की मिलिट्री पावर, ईरान की जंग लड़ने की सलाहियत को अंडर एस्टिमेट करना। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल प्रिसिशन और एयर डिफेंस सिस्टम को मिसकैलकुलेट किया गया। यूएस को ये यकीन नहीं था कि ईरान के एयर डिफेंसेस यूएस के जो स्टील फाइटर जेट्स हैं उनको गिरा सकते हैं या ईरानियन मिसाइल्स गल्फ अरब स्टेट्स के बेसिस पर मौजूद जो एडवांस रेडार्स हैं उनको डिसेबल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस के एपिक फ्यूरी से पहले ईरान ने 10,000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1 लाख से ज़्यादा ड्रोन्स जमा कर लिए थे। आईआरजीसी का तो कहना है कि उनकी प्रोडक्शन लाइंस कभी पूरी तरह बंद हुई ही नहीं। सख्त बम्बार्डमेंट के बावजूद भी वो लगातार अपनी सप्लाई को दोबारा बढ़ाते रहे। उनका ये भी कहना है, ये भी दावा है कि उनके पास अब भी बहुत बड़ी तादाद में स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं, इतने कि वो 2 साल तक हाई इंटेंसिटी जंग जारी रख सकते हैं। ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो सिर्फ वेपन्स नहीं हैं, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है ईरान की जो वॉल्यूम, प्रेशर और लगातार हमलों पर मबनी है। ये इतने सस्ते हैं कि इन्हें खोना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है और इतने सिंपल हैं कि इन्हें बड़ी तादाद में आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है और साथ ही ख़तरनाक भी हैं। ईरानी ड्रोन्स जो कमर्शियल ग्रेड टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं तकरीबन $35,000 में तैयार हो जाते हैं। ये उस महंगी हाईटेक मिलिट्री इंटरसेप्टर्स के मुकाबले में बहुत ही कम कीमत है जो इन ड्रोन्स को गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको मालूम है कि सिर्फ पिछले कुछ दिनों में ही यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के साथ जंग पर $11.3 बिलियन खर्च कर दिए। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने अब तक कोई नई एस्टिमेट प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने अप्रैल के शुरू में यह अंदाज़ा लगाया था कि अमेरिका ने इस जंग पर तकरीबन 25 से $35 बिलियन खर्च किए हैं, जहां ज़्यादातर खर्चा जो है वो इन इंटरसेप्टर्स की वजह से ही है। कई मिसाइल डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी खौफ रखते हैं कि इंटरसेप्टर्स के जो स्टॉक पाइल्स हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं।
صرف یہی نہیں، ایران نے چائنیز اور رشین ریڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے جس طرح سے US کے F-15 اسٹیل جیٹ گرایا، اس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران کی آفینسو اور ڈیفینسو کیپیبلٹیز میں جو ایڈوانسمنٹ اس جنگ کے دوران نظر آئی ہے، اس کا اندازہ یقیناً ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کو نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے امریکہ کو نہ صرف ایک ہائی کاسٹ ادا کرنی پڑی ہے، بلکہ جو ان کی ایک ایئر سپیریورٹی تھی اس پر بھی کئی سوالات اٹھ گئے ہیں۔ چوتھی بڑی غلطی جو US نے کی وہ تھی رانگ پریڈکشنز اباؤٹ ایرانز ڈومیسٹک سچویشن۔ وائٹ ہاؤس میں یہ اسیسمنٹ تھی کہ اگر ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیا جائے اور وہاں ہونے والے پروٹیسٹ جو ہیں ان کو بڑھاوا دیا جائے، ان کو ایک ہوا دی جائے، تو ایران جو ہے وہ پوری طرح سے کولیپس کر جائے گا اور پھر US فیورڈ ایک وہاں پہ لیڈر لا کے بٹھا دیا جائے۔ یہ ازیوم کرنا کہ ایکسٹرنل پریشر سے فورن رجیم کولیپس ہو جائے گی یا ریوولٹ ہو جائے گی، یہ ایک اوور سمپلیفائڈ اسیسمنٹ تھا US کا۔ 11 فروری 2026 کو اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو ملتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ان کو 1 گھنٹے پر مشتمل ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں جس کا کرکس یہ تھا کہ ایران اب رجیم چینج کے لیے بالکل تیار ہے اور اگر امریکہ اور اسرائیل مل کر ایک جوائنٹ کیمپین چلائیں تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، اسلامک ریپبلک کو آرام سے گرایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے رجیم چینج کے لیے کچھ لوگوں کے آپشنز بھی دیے جس میں شاہ کا نام بھی ایز اے کینڈیڈیٹ شامل تھا۔ اب اس سچویشن روم میٹنگ میں جو ہے وہ CIA ڈائریکٹر جو ہیں امریکہ کے ریڈ کلف وہ بھی موجود تھے، مارکو روبیو، جیرڈ کشنر، ان کے پیٹ ہیگسیٹ بھی جو ہے وہ اس سچویشن روم میں شامل تھے۔ اسرائیلی پلان کے جو پہلے 2 آبجیکٹیوز تھے، یعنی آیت اللہ کو ختم کرنا اور ایران کی ملٹری کیپیبلٹیز کو تباہ کرنا، CIA کے مطابق یہ دونوں تو اچیویبل تھے، ان کا کہنا تھا۔ لیکن اگلے 2 گولز جو تھے جو بنجامن نیتن یاہو اور ان کی ٹیم نے پیش کیے، یعنی ایران کے اندر ایک اپرائزنگ، پاپولر اپرائزنگ یعنی کہ بغاوت، اور اسلامک حکومت کی جگہ ایک نیا سیکولر لیڈر لانا، اس کو CIA ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے ایک لفظ میں بیان کیا کہ یہ فارسیکل ہے، یعنی کہ ایک مذاق ہے، جبکہ مارکو روبیو نے اسے آسان زبان میں سمجھایا کہ یہ پلان بلشٹ ہے۔ ٹرمپ کا یہ یقین کہ ایران کے ساتھ جنگ کوئک اور ڈیسائزو ہوگی بہت ہی اسٹرانگ تھا۔ اس کے پیچھے بھی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، جون میں جب انہوں نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر بامبنگ کی تو ایران کا رسپانس ریلیٹیولی ہلکا تھا۔ اس سے ٹرمپ کو یہ لگا کہ ایران پوری طرح سے ایسکیلیشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ کہ وینزویلا میں ایک جو ڈرامیٹک کمانڈو ریڈ ہوئی جس میں ان کے مڈورو جو ہے ان کو ان کے کمپاؤنڈ سے کیپچر کر کے لے جایا گیا اور یہ آپریشن بہت تیزی سے بنا کسی امریکن لاس کے کمپلیٹ ہو گیا۔ اس سکسیسفل آپریشن نے بھی ٹرمپ کو ایک کانفیڈنس دیا۔ انہیں لگا کہ جیسا وینزویلا میں کوئک اور ڈیسائسو ایکشن پاسبل تھا ویسے ہی ایران کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ٹرمپ کی چوتھی بڑی غلطی تھی، کیونکہ وینزویلا اور ایران بالکل مختلف کیسز تھے۔ ایک لمیٹڈ آپریشن تھا جبکہ دوسری طرف ایک اسٹرانگ ریجنل پاور کے ساتھ پوٹینشیل لارج اسکیل وار تھی۔ اور ایران میں ضرور اپوزنگ وائسز تھیں، لوگ اپنی لیڈرشپ سے پریشان بھی تھے، لیکن اس جنگ نے ایرانینز کو ریوولٹ کرنے کے بجائے مزید یونائٹڈ کر دیا، اور اس کی وجہ ان کی ایک پرانی پہچان ہے، ان کی سویلائزیشن ہے جس کو ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن سمجھ نہیں سکی، صحیح سے گیج نہیں کر سکی۔ کسی بھی مشکل وقت میں یہ لوگ متفق ہو کر ایران کی بقا کے لیے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹرمپ کی 5ویں بڑی غلطی تھی ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا۔ US اور اسرائیل نے سمجھا کہ ایران کے ریزسٹنٹ گروپس جو ہیں اس جنگ میں اتنے زیادہ انوالوڈ نہیں ہوں گے، اور حزب اللہ کے بارے میں تو وہ دعویٰ کر چکے تھے کہ اس کو پریکٹیکلی انہوں نے ختم کر دیا ہے، جبکہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکتوبر 2023 کے بعد غزہ وار کے کانٹیکس میں حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے کیے، جبکہ ہوتیز نے ریڈ سی میں کمرشل شپنگ پر میزائل اور ڈرون اٹیکس کیے، جس کے بعد انفیکٹ جو گلوبل ٹریڈ تھا وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہوا اور کمپنیز کو آلٹرنیٹ لانگر روٹس پر جو ہے وہ شفٹ ہونا پڑا۔ لیکن 2025 کا جو ایران اسرائیل کا کانفلکٹ تھا، لمیٹڈ کانفلکٹ، اس میں ایران نے تو ڈائریکٹ ریٹیلیشن کی، لیکن اس کے یہ جو گروپس تھے ریزسٹنٹ گروپس، انہوں نے لارجلی لمیٹڈ یا کوشش جو ہے وہ نظر آئے۔ ہوتیز نے کچھ میزائل ضرور لانچ کیے، لیکن حزب اللہ اور عراقی ملیشیاز جو ہے انہوں نے فل اسکیل وار جو ہے وہ اوائڈ کی، جس سے ایران کچھ حد تک آئسولیٹڈ بھی نظر آیا، اور ایسا لگا کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ریسنٹ وار میں ان گروپس نے ملٹی فرنٹ پریشر کریٹ کیا، یعنی اپریل
अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह और होतीस और जो ईरान के दूसरे लिंक्ड ग्रुप्स हैं, उन्होंने प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक ही वक्त पर यूएस बेसिस और इजराइल पर अटैक्स किए। फिर दूसरी तरफ नेटो का रिस्पांस जो है वो इस दफ़ा काफ़ी फ्रेगमेंटेड नज़र आया, जो इराक के 2003 और अफगानिस्तान के 2001 के बरस, जहां नेटो ने लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स की थी। ईरान के केस में यूरोपियन एलाइज ने भी ज़्यादा एहतियात का रास्ता इख्तियार किया। स्पेन ने रिपोर्टेडली अपनी एयर स्पेस यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दी, जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस में शामिल थे, और साथ ही जो उनकी जॉइंटली ऑपरेटेड बेसिस थी, जैसा कि नेवल स्टेशन रोटा और मोरॉन एयर स्पेस, उसको इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया। इसी तरह फ्रांस ने भी यूएस मिलिट्री सप्लाई फ्लाइट्स को अपनी एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर तनकीद भी की और काफ़ी सीखपा भी नजर आए। इवन नॉन नेटो स्टेट्स जो हैं, यानी कि स्विट्जरलैंड ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ना सिर्फ अपनी एयर स्पेस बंद की, बल्कि यूएस को वेपन्स एक्सपोर्ट टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया। आप जानते हैं कि 2024 में यूएस स्विस आर्म्स का सेकेंड लार्जेस्ट बायर था, तकरीबन $120 मिलियन इंपोर्ट्स के साथ। इस पर मार्को रूबियो ने वार्न करते हुए ये भी कहा कि जंग के बाद वाशिंगटन नेटो अलायंस का दोबारा जायजा ले सकता है। ट्रंप हुकूमत की ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि इस जंग को शुरू करने से पहले यूएस ने अपने एलाइज को ना आगाह किया और ना किसी को ऑन बोर्ड लिया। ट्रंप की छठी और सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने जो इंटरनल प्रेशर्स पैदा होंगे इस जंग के बाद, उसको इग्नोर किया। उन्होंने अक्सर ट्रूथ सोशल पे ये लिखा कि इस जंग से उनको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारा नुकसान ईरान का जो है वो हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंग सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसका डायरेक्ट असर अमेरिकी अवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ना शुरू हो गया। जब ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में वोलेटिलिटी के बाद क्रूड प्राइसेस 100 से $120 पर बैरल तक पहुंच गई, जिसका सीधा असर यूएस फ्यूल प्राइसेस पर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर पड़ा, ग्रोसरीज महंगी हो गई, यूटिलिटीज, फ्यूल सब महंगा हो गया। पहले ही अमेरिकी अवाम हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग का सामना कर रही थी, अमेरिकन हाउस होल्ड्स के लिए ये एक एडिशनल बर्डन बन गया। इस इकोनॉमिक प्रेशर के साथ साथ दूसरे प्रेशर्स भी थे, यानी कि मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स में भी एक डिसेंट नज़र आया। टकर कार्लसन जैसे लोग जो कि ट्रंप के हिमायती समझे जाते हैं और बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने ओपनली डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी पर सवाल उठाए, और जवाबन ट्रंप ने तो टकर कार्लसन को एक लो आईक्यू पर्सन भी कहा। इसके अलावा जो रोगन जैसे इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म होल्डर्स ने भी इस जंग की स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर क्रिटिसाइज किया। फिर एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन टर्निंग पॉइंट जो है वो भी सामने आया जब मेनाब स्कूल ट्रेजेडी हुई, जिसमें स्कूल पर अटैक किया यूएस ने, और कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई कि किस तरह यूएस की तरफ से ही ये अटैक था, जिसमें 150 बच्चे जो है वो शहीद हुए। इस खबर से एक ग्लोबल आउटरीच जो है वो देखा गया। ऐसे इंसिडेंट्स हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्ट्स का नैरेटिव जो है वो चेंज कर देते हैं। मतलब अगर मिलिट्री जस्टिफिकेशन से फोकस हटकर ह्यूमैनिटेरियन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, और फिर मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठने लगती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी यूएस को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। रिसेंटली ही बहरीन की जानिब से जो एक करारदाद पेश की गई थी, रशिया और चाइना ने उसको वीटो किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी कि वाशिंगटन ने ईरान में अपनी मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को में अपने मिलिट्री एक्शन को एक्सपैंड करने के लिए जो है ये करारदाद पेश की थी। इसको वीटो करके ग्लोबल पावर्स ने ये दिखा दिया कि वो ईरान के साथ हैं और अमेरिका की मुखालफत में खड़े हैं। आज ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग हैज टच्ड न्यू लोज अकॉर्डिंग टू रीसेंट सर्विस। यूएस में 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने नो किंग प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, जो मुख्तलिफ शहरों में हुए। नो किंग्स एक ऐसी मूवमेंट है जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ, अथॉरिटेरियन रजीम के खिलाफ और जो एग्जीक्यूटिव आउटरीच होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने, और उनकी रैली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ के खिलाफ थी, जिसमें ईरान वॉर भी शामिल थी, इमिग्रेशन, इन्फोर्समेंट और महंगाई जैसी दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो उसमें शामिल थी। इस रैली के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि ट्रंप हम पर एक टायरेंट की तरह हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन ये अमेरिका है, यहाँ पावर अवाम के पास होती है, किसी भी वानबी किंग का यूएस के बिलियनियर साथी के पास नहीं। यूएस की 7वीं बड़ी गलती, यूएस मिलिट्री में डिसीजन मेकिंग को लेकर जो इख्तलाफात थे वो वाज़े नजर आने लगे। 2 मार्च 2026 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसमें ये इंकशाफ किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जो जंग का फैसला था वो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस पर मबनी नहीं था, बल्कि वो ज्यादातर उनकी पर्सनल जजमेंट और सेलेक्टिव इनपुट्स पर मबनी था।
رپورٹ کے مطابق ایڈمنسٹریشن کے اندر خود کانفلکٹنگ ریشنلز موجود تھے. کبھی ایران کو امیمنٹ تھریٹ بتایا گیا, کبھی رجیم چینج کی ضرورت بتائی گئی, اور کبھی نیوکلیئر پروگرام کو روکنا پرائمری آبجیکٹو بتایا گیا. لیکن نیو یارک ٹائمز رپورٹ کرتا ہے اور بات کے انالیسز بھی جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ملٹری اور انٹیلیجنس کے درمیان پورا اتفاق نہیں تھا. کچھ آفیشلز نے وارن کیا تھا کہ ایسکیلیشن ریجنل وار میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے جو ٹاپ ڈیموکریٹ ہیں مارک وارنر, انہوں نے کلاسیفائڈ بریفنگ کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایران کی جانب سے یو ایس کے لیے کوئی امیمنٹ تھریٹ موجود نہیں ہے. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ڈائریکٹ اور امیڈیٹ ڈینجر نظر نہیں آ رہا یو ایس کے لیے. لیکن پھر فوراً ہی یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جس نے امریکہ کے اندر اس جنگ میں جانے کی جو جسٹیفیکیشن ہے اس کو لے کر ایک شور مچ گیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ امیمنٹ تھریٹ ہی ہے کیونکہ اگر ایران پر اٹیک ہوتا ہے تو وہ فوراً یو ایس پر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا تھا. اس لیے یو ایس ایکشن کو انہوں نے پری ایمپٹیو ڈیفنس کہا. آنیسٹلی دیکھیں تو کوئی بھی کلیئرلی نہیں بتا سکتا کہ یو ایس کی موجودہ پالیسیز کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہیں. رجیم چینج, اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنا, کنٹرول کرنا, ٹیکلنگ این امیمنٹ تھریٹ, یا پھر کچھ اور. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کے پہلے دور میں بھی سیریا اور افغانستان کے حوالے سے جو پالیسیز تھیں اس پر پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کے درمیان ڈس ایگریمنٹ سامنے نظر آتے رہے. فریکوینٹ لیڈرشپ چینجز اور کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس نے اس بات کو ری انفورس کر دیا ہے کہ ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی جو ہے وہ مسنگ نظر آئی ہے. کنفیوژن, ڈس ایگریمنٹس, کانفلکٹس اس قدر تھے کہ وار کے دوران ہی یو ایس سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیٹ نے ایک ہی دن میں یعنی 2 اپریل کو 3 ٹاپ جنرلز کو فائر کیا, انکلوڈنگ دیئر آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈی جارج, چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف اسٹاف, اور جو ان کے چیف تھے آف نیول آپریشنز. اس کے علاوہ بھی پیٹ ہیگسیٹ نے درجنوں سینئر ملٹری لیڈرز اور پینٹاگون کے آفیشلز کو فائر کیا ڈیورنگ دا وار. اس پوری سچویشن میں ایکچولی یو ایس کو ایک ملٹی لیئرڈ پریشر انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا انہوں نے اندازہ نہیں کیا تھا, یعنی کہ ڈومیسٹک انفلیشن, میڈیا ڈسینٹ, ہیومینیٹیرین کرٹیسزم اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریزسٹنس. یہ کمبینیشن کسی بھی سپر پاور کے لیے ایک سسٹینڈ اور ملٹری کیمپین کو پولیٹیکلی اور اکنامکلی کاسٹلی بنا دیتا ہے. اور اسی لیے اب ڈونلڈ ٹرمپ ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں ٹو اسٹرائک اے ڈیل ود ایران.